गुड इवनिंग एवरीवन। सिलेक्शन केमिस्ट्री में आपको स्वागत है बेटा। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा, इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। जैसे कि बेटा हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, ये जो है ए है, ठीक है, ए ले लेते हैं और हमारे पास जो है कोई बी है ना, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और बेटा ये सी और डी बना रहे हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि हमेशा जो है यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको कि इक्विवेलेंट है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए जो है हमेशा रिएक्ट करते हुए दिखेंगे आपको किससे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी से, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी से। और ये हमेशा बराबर होंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सी फॉर्म्ड, ठीक है, और ये हमेशा बराबर होंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ डी फॉर्म, ठीक है। अब ये इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट का मतलब मैं आपको समझाता हूं। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, ठीक है। देखो इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला होता है, मैं बताता हूं। इक्विवेलेंट होता है हमारे पास मोल्स इनटू एन फैक्टर, ठीक है। ये कहां से आया मैं बताऊंगा आगे। मोल्स इनटू एन फैक्टर, ठीक है, मोल्स इनटू एन फैक्टर भी बोलते हैं इक्विवेलेंट को, ठीक है। इक्विवेलेंट को हम जो है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को हम जो मोल्स इनटू एन फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, देखो देखो मैं एक एग्जांपल समझाता हूं आपको। मान लीजिए हमारे पास कोई ए कंपाउंड है, ठीक है, ये ए कंपाउंड है, ठीक है, और इसका मान लीजिए मेरे पास क्या है, 1 मोल है, और मैं बताता हूं कि ये इसका 1 मोल मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन जो है लूज करता है ना, ये 10 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है, 1 मोल, ठीक है। अच्छा मान लीजिए मेरे पास एक बी कंपाउंड है, ठीक है, ये उससे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, ये उससे रिएक्ट कर रहा है, उसका कितना मोल है मुझे नहीं पता। मान लीजिए मैंने कि कुछ सम एक्स मोल है, ठीक है। अच्छा, और मैं बोलता हूं कि मान लीजिए इसका जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, इसका जो है क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, ये गेन करता है ना, ऐसा बोल देते हैं कि इसका जो 1 मोल है 2 इलेक्ट्रॉन जो है गेन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन बाय 1 मोल ऑफ बी, ठीक है, मैंने ऐसा दिया है, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि बी का जो है ये जो है ए से अगर हमें रिएक्शन करवाना हो कंप्लीटली, तो मुझे ये बताइए कि बी का कितना मोल चाहिएगा। तो देखो ए ने जितना इलेक्ट्रॉन लूज किया बेटा, बी उतना ही तो ले सकता है। ए ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, 10, तो बी को पूरा का पूरा 10 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब वो 10 इलेक्ट्रॉन कैसे ले पाएगा, वो ये बताइए। इसका बी का 1 मोल कितना इलेक्ट्रॉन ले पाता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन ले पाता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कितना मोल चाहिए होगा हमको, बी का 5 मोल चाहिएगा। बी का हमको कितना मोल चाहिएगा, 5 मोल चाहिएगा, 5 मोल रिक्वायर है ना, 5 मोल रिक्वायर, ठीक है, रिक्वायर टू गेन दिस 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन ए ने छोड़ा है, वही 10 इलेक्ट्रॉन बी लेगा, तभी तो आपस में पूरा कंप्लीट रिएक्शन होगा ए और बी के बीच में, 100% रिएक्शन होगा। आ रही बात समझ में कि नहीं। हाँ, तो इससे हमें क्या देखने को मिला, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मोल्स ऑफ ए इंटू दिस 10 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मोल्स ऑफ बी इंटू दिस 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि मोल्स ऑफ बी क्या था बेटा, 5, ठीक है, 5 था, तो 5 इंटू 2 कितना आ गया, 10, और मोल्स ऑफ ए कितना था, 1 था, तो 1 इंटू जो है हमारे पास 1 इंटू 10 भी क्या है, 10, तो 10 इक्वल टू 10। अरे आ रही बात समझ में कि नहीं, आ रहा है बात समझ में कि नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है ऑफ ए का, वो हमेशा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी के बराबर ही आएगा। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं। दिस इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड द इक्विवेलेंट, ओके। इक्विवेलेंट जो है वो हमारे बराबर ही क्यों होते हैं, जब 2 चीजें रिएक्ट करती हैं तो उनके ग्राम इक्विवेलेंट जो है, उनके जो इक्विवेलेंट हैं वो हमेशा एक दूसरे के बराबर ही क्यों होते हैं, है ना, बराबर इक्विवेलेंट ही क्यों आपस में रिएक्ट करते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई आप सभी को, ठीक है। चलिए, और मैं जो है आगे थोड़ा सा बात करता हूं। इक्विवेलेंट को निकालने के और कुछ फॉर्मूले हैं, वो भी आपको आने चाहिए। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, है ना, ये फॉर्मूला लिख लीजिए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने की और क्या कहते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो है निकाला जाता है, एक इसका फॉर्मूला होता है बेटा एन इंटू वी, ठीक है। एन है बेटा यहाँ पे हमारा नॉर्मेलिटी एंड वी है हमारा वॉल्यूम, ठीक है, ओके। एन को हम क्या लिख सकते हैं, मोलरिटी एम इंटू एन फैक्टर, ठीक है, मोलरिटी एम इंटू एन फैक्टर, है ना, एन फैक्टर को जैसे वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं हम, ठीक है, इंटू वी, ठीक है। अच्छा मोलरिटी को हम क्या लिख सकते हैं, मोलरिटी को हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स है ना ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इंटू एन फैक्टर, है ना, एनएफ से दिखा दे रहा हूं मैं, इंटू वी। तो वी से वी खत्म हो गया, क्या बचा बेटा हमारे पास जो है मोल्स इंटू एन फैक्टर, है ना। ये फॉर्मूला ये हमने लिया था ना ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का, ठीक है। चलिए, और मैं मोल्स को और थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो क्या लिख सकता हूं बेटा, है ना, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है, डिवाइड बाय मोलर मास इंटू एन फैक्टर, ठीक है। अच्छा, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूं, मास डिवाइड बाय
ये क्या है हमारे पास, मोलर मास, ठीक है, मोलर मास, और एन फैक्टर को ले लेते हैं नीचे, ठीक है, ये एन फैक्टर को लेते हैं नीचे, ठीक है। अच्छा, ये जो वैल्यू है ना, इसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट, इसको हम इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दोनों अलग चीज है, ठीक है। तो बेटा ये आएगा हमारे पास इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले, है ना, ये सारे फॉर्मूले हो गए हमारे किसके, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को निकालने के, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को निकालने के ये सभी फॉर्मूले हो गए, ठीक है। आया समझ में, क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को निकालने के ये सभी तरीके आप जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास मैं इसकी हेल्प से जो है आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं पहले, ठीक है, कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और उससे पहले हमें क्या इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहिए, थोड़ा सा मैं आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखाता हूं, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट का क्या फॉर्मूला आया है, अभी मैंने बताया इक्विवेलेंट वेट का क्या फॉर्मूला आया है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला आया है यहाँ पे मोलर मास बाय एन फैक्टर, है ना, क्या आया है ये, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, ठीक है, डिवाइड बाय एन फैक्टर, ठीक है। एन फैक्टर निकालना मैंने बहुत अच्छे से सिखाया, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे, एन फैक्टर निकालना मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है ना। एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, है ना, पर मॉलिक्यूल, ठीक है, फॉर रेडॉक्स रिएक्शन, है ना, तो वो हम निकाल सकते हैं। एसिड्स के लिए आपको मैंने बताया नंबर ऑफ H प्लस आयन कितना फर्निश हो रहा है, ठीक है, और बेस के लिए ऐसे ही नंबर ऑफ OH माइनस आयन कितना फर्निश हो रहा है रिएक्शन में, है ना। तो डिफरेंट तरीके से एन फैक्टर कैसे कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको सिखाया, वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तरीका होता है बेटा इसको निकालने का, है ना, और कैसे निकालते हैं इसको इक्विवेलेंट वेट को, जो है आप देखिए इन ऑक्साइड्स, इन मेटल ऑक्साइड्स आपको जो है क्या दिखेगा, आपको जो है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल जो होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल जो होगा वो हमेशा किसके बराबर दिखेगा आपको, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हमेशा किसके बराबर दिखेगा आपको, मास ऑफ एलिमेंट which can displace or combined with 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कैसे, मैं इसका मतलब समझाता हूं आपको। जैसे कि मान लीजिए बेटा मेरे पास MgO है, ठीक है, MgO है, इसमें मैग्नीशियम कितना बेटा 24 ग्राम, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना बेटा मेरे पास यहाँ पे जो है 16 ग्राम, ठीक है ना, मोलर मास के हिसाब से इनका मोलर मास में चेक करूं, ठीक है। तो ये मेरे पास इनका दोनों का मोलर मास है, ठीक है। तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूं कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, है ना, यहाँ पे कितने से कंबाइन कर रहा है ना, कंबाइन विद व्हाट 24 ग्राम ऑफ मेटल, 4 ग्राम ऑफ Mg, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि मेरे पास 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने से जो है कंबाइन होगा, है ना, 8 ग्राम ऑक्सीजन जितने से कंबाइन होगा, है ना, वही होगा हमारे पास क्या, इसका इक्विवेलेंट वेट, है ना, मेटल का इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो मेटल Mg है, उसका इक्विवेलेंट वेट, तो वो 8 ग्राम के लिए कितना आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 16 इंटू 8, ठीक है बेटा। तो 8 दूनी 16, तो कितना आ गया, ये 12 आ गया, मतलब कि 12 है इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। ये दिस इज अ इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg, ठीक है, इसका मतलब ये है। आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, डायरेक्टली कैसे, मैं फॉर्मूला लगाता, है ना, सेकंड मेथड में एक और मेथड लगाता अगर, है ना, दूसरा मैं और कैसे कर सकता था अल्टरनेटिवली, ठीक है, कैसे कर सकता था, क्योंकि मैंने आपको बताया इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है बेटा, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, है ना, मोलर वेट, यहाँ मोलर मास मैंने बताया आपको, ठीक है, मोलर मास, है ना, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, हाँ, मोलर मास, है ना, डिवाइड बाय मैंने क्या बताया आपको एन फैक्टर, ठीक है। चलो, तो Mg का मोलर मास कितना है 24, और एन फैक्टर कितना होता है Mg का 2, है ना। ये एन फैक्टर मैंने निकालना सिखाया है ना, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, है ना, आयनिक स्पीसीज में, वो उनका एन फैक्टर होता है, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास, Mg में 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, इस वजह से कितना आ गया, हमने एन फैक्टर कितना लिया 2, ठीक है, इसलिए यहाँ से भी कितना आया 12, ठीक है। तो आंसर तो सेम ही आएगा, यहाँ से भी इक्विवेलेंट जो है वेट जो हमारे पास 12 ही आया, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, है ना। और मैं लिख देता हूं क्लोराइड्स के अंदर क्या दिखेगा आपको, इन क्लोराइड्स, है ना, मेटल क्लोराइड्स की बात हो रही है, इनमें क्या देखने को मिलेगा आपको जो है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, है ना, वो होगा बेटा किसके बराबर हमारे पास जो है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल किसके बराबर होगा हमारे पास, मास ऑफ मेटल which
विच कैन कंबाइन और डिस्प्लेस, ठीक है, विथ 35.5 ना ग्राम ऑफ क्लोरीन, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास एक और फॉर्मूला आप ले सकते हैं, ठीक है, इन हाइड्राइड्स, ठीक है, इन हाइड्राइड्स क्या देगा आपको जो है इक्विवेलेंट वेट ऑफ जो एलिमेंट है वो किसके द्वारा आपको दिख जाएगा, मास ऑफ एलिमेंट which can combine, है ना, और डिस्प्लेस 8 ग्राम ऑफ, सॉरी क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन है ये, हाँ, तो हाइड्रोजन में क्या आएगा हमारे पास 1 ग्राम, ठीक है, ये आता हमारे पास 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आपको जो है देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि इस पर अगर मैं क्वेश्चन करवाना चाहूं, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या हमारे पास, मान लीजिए कोई एक मेटल है, ठीक है, अ मेटल ऑक्साइड हैज, मान लेते हैं आप 40% है ना, 40% ऑफ, है ना, 40% बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए ये हमारे पास, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ठीक है, मेटल है ना, बताइए क्या होगा, ठीक है। तो देखिए 40% बाई मास ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है, 40% बाई मास ऑफ ऑक्सीजन जो है का मतलब क्या है हमारे पास, कि हमारे पास जो है इन 100 ग्राम सैंपल, है ना, 40% मैं लिख देता हूँ 40%, है ना, बाई मास ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है, बाई मास ऑफ ऑक्सीजन, है ना, मीन्स क्या है हमारे पास यहाँ पे 40, है ना, ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन व्हाट, यस 100 ग्राम ऑफ, है ना, कंपाउंड, है ना, 100 ग्राम ऑफ सैंपल, ठीक है। चलिए 100 ग्राम ऑफ सैंपल है ना, 100 ग्राम ऑफ मेटल का ऑक्साइड, सैंपल क्या हमारा मेटल का ऑक्साइड है, 100 ग्राम ऑफ सैंपल मतलब मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, तो मेरे पास जो है फिर अगर जो है 100 में से 40 ग्राम ऑक्सीजन है, तो मेरे पास जो है मेटल कितना है ना, मेटल कितना है हमारे पास, इसलिए मेटल कितना है, दैट्स व्हाई मेटल हमारे पास कितना होगा, है ना, 100 में से 40 को हटा दो क्योंकि 40 तो ऑक्सीजन है, ठीक है, तो बाकी बचा हुआ मेटल ही है, ठीक है, तो कितना आया 60 ग्राम, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे पास जो है 40 ग्राम, है ना, ऑफ ऑक्सीजन, है ना, वो कितने से कंबाइन हो रहा है, कंबाइन विथ, कितने से कंबाइन हो रहा है 60 ग्राम ऑफ मेटल से, है ना, 60 ग्राम ऑफ मेटल से कंबाइन हो रहा है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है हमारे पास, जब 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन हो, है ना, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन जितने भी जो है ग्राम ऑफ मेटल से कंबाइन होते हैं वो होता है मेटल का इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो मुझे बताइए 8 ग्राम कितने से कंबाइन होगा, सो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितने से कंबाइन होगा बेटा बताइए, कंबाइन विद व्हाट, क्या आएगा हमारे पास 60 डिवाइड बाई 40 इंटू, ठीक है, यूनिटी मेथड से, है ना, 40 60 से, तो 1 कितने से 60/40, तो 8 कितने से, है ना, 60/40 इंटू 8, चलिए तो कितना आया 8 ग्राम 8 40, ठीक है, और ये कितने बार गया 12 बार, ठीक है, तो ये आ गया 12, ठीक है, सो 12 इज द आंसर। आया समझ में, है ना, 12 जो हमारे पास क्या आ गया, इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। क्या इतनी बात सभी को समझ में आती है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत, ठीक है, आया समझ में, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक और क्वेश्चन करते हैं हम, जो है आपका जो है किस पे, इक्विवेलेंट के ऊपर जो है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए, है ना, मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं आपके सामने, ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूं आपके सामने। मान लीजिए मेरे पास बेटा 40 ml ऑफ 0.1 NaCl है, ठीक है, तो इसको मैंने मिक्स कर दिया मान लीजिए 60 ml ऑफ, है ना, 0.05 NaQH, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है ना, ये मैंने मिक्सचर ले लिया है ना, ये मेरे पास एक मिक्सचर है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, है ना, फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड और बेस
बेस लेफ्ट, है ना, एंड फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ द salt formed in the solution। ठीक है, चलिए मैं बस इतना पूछ रहा हूं आपसे। ठीक है, चलिए बताइए कैसे करेंगे सॉल्व। ठीक है, कैसे करेंगे सॉल्व, दिमाग लगाइए। ठीक है, कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको अभी एक चीज बताया क्या, कि मेरे पास जो जितना इक्विवेलेंट जो है, मैं जो भी दो चीजों को मिक्स करूंगा तो उनके हमेशा इक्विवेलेंट क्या है, एक सेम अमाउंट में रिएक्ट करेंगे, है ना, सेम इक्विवेलेंट जो है हमेशा रिएक्ट करेंगे आपस में। ठीक है, तो मेरे पास है बेटा HCl और मेरे पास क्या है, KOH है। ठीक है, KOH है। अब आपस में रिएक्ट किए होंगे, एक एसिड एक बेस है, तो क्या बनाते हैं एसिड और बेस रिएक्शन करके, सॉल्ट, है ना। तो वो सॉल्ट क्या बनेगा मेरे पास बताइए, है ना, KCl बन गया सॉल्ट, और क्या बनाते हैं, वाटर। ठीक है, चलिए तो ये मेरे पास OH माइनस है, यहाँ से H प्लस को उठा लेगा, है ना, वाटर बना लेगा, और K पॉजिटिव अपना Cl नेगेटिव के आसपास जो है रहेगा, तो मतलब KCl बना लेगा कुल मिला के। ठीक है, तो ये ऐसा है। ओके, चलिए मेरे पास क्या दे रखा है बेटा, ये मेरे पास दे रखा है 40 ml दे रखा है ना, एंड क्या दे रखा है मेरे पास 0.1 N। ठीक है, चलो दूसरा मेरे पास क्या दे रखा है 60 ml दे रखा है, एंड क्या दे रखा है बेटा 0.05 N। ठीक है, ये दे रखा है। ठीक है, चलिए तो मुझे इतना पता है जब ये रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो मेरे पास जो है इनके इक्विवेलेंट जो है आपस में हमेशा सेम रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ। ठीक है, इक्विवेलेंट क्या होगा, मिली इक्विवेलेंट बोलना पड़ेगा ना। ठीक है, मिली इक्विवेलेंट बोलना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ml में दिया है वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम अगर लीटर में होता तो लीटर में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते जब नॉर्मलिटी में, तो हमारा N इंटू वी क्या आता हमारे पास, इक्विवेलेंट आया था। अभी मिली इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, है ना, N इंटू वी हमारे पास 40 इंटू 0.1, है ना, 40 इंटू 0.1 कितना आ गया 4। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा इसका मिली इक्विवेलेंट बताइए, मिली इक्विवेलेंट क्या आएगा हमारे पास 40 इंटू मेरे पास कितना आया, ठीक है, कितना आया बेटा बताइए, इंटू 0.05। ठीक है, 5 के 30। ठीक है, तो कितना आ गया 3.00, है ना, 3 आ गया कुल मिला के। आया समझ में। चलिए तो मेरे पास सेम इक्विवेलेंट ही रिएक्ट करेंगे, मुझे इतना पता है, मतलब कि इसका जो 3 इक्विवेलेंट है ना, ये 3 इक्विवेलेंट है ना, ये इसके कितने से करेगा 3 से करेगा, है ना, मतलब कि, है ना, इसका मतलब कि जो लेफ्ट जो है इक्विवेलेंट होगा, है ना, लेफ्ट मिली इक्विवेलेंट हम बोलेंगे, है ना, क्योंकि मिली इक्विवेलेंट है ना यहाँ पे, लेफ्ट मिली इक्विवेलेंट है ना, ml में लिया ना वॉल्यूम, इसलिए वो मिली में चेंज हो गया। आप कंफ्यूज ना हो, ml को आप लीटर में लेकर के सॉल्व करें और फिर मिली इक्विवेलेंट की जगह इक्विवेलेंट लें, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो लेफ्ट जो है मिली इक्विवेलेंट जो है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl क्या रहेगा हमारे पास बताइए, 4 में से 3 चला गया। ठीक है, क्योंकि सेम इक्विवेलेंट ही रिएक्ट करते हैं, 3 इक्विवेलेंट से ही रिएक्ट करेंगे, तो मेरे पास एक इक्विवेलेंट जो है इसका बच गया। ठीक है, एक इक्विवेलेंट मेरे पास इसका बच गया, वो इस लेफ्ट इक्विवेलेंट का ही जो है, लेफ्ट इक्विवेलेंट का ही क्या पूछ रहा है आपसे, नॉर्मलिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि बेटा इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है हमारे पास, मैंने बताया क्या होता है N इंटू वी। ठीक है, तो N क्या आएगा, है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है, ऑफ HCl, है ना, लेफ्ट। ठीक है, डिवाइड बाय क्या आएगा हमारे पास V। ठीक है, कितना रह गया ये 1 रह गया। अच्छा वॉल्यूम कितना होगा, अच्छा वॉल्यूम देखिए जरा ध्यान से, मैंने कितना लिया है, ये 40 ml है बेटा, और ये कितना है 60 ml। तो जब मिक्स करेंगे तो ये दोनों वॉल्यूम तो ऐड ही हो जाएंगे, तो टोटल कितना वॉल्यूम हो जाएगा 40 प्लस 60, है ना, तो कितना हो गया ये हमारे पास 100 ml हो गया। ठीक है, ऊपर मिली इक्विवेलेंट है, नीचे 100 ml है, तो ये हमारे पास आंसर जो है सीधा क्या आ जाएगा 1/100, और हम कह सकते हैं कितना आ गया 0.01। क्या इतना समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत वाली बात। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा साल्ट कितना बना, सॉल्ट कितना बना होगा बताइए, सॉल्ट कितना बना होगा, हमें पता है कि QH का हमारे पास कितना इक्विवेलेंट है ना, 3 इक्विवेलेंट है, तो मेरे पास KCl का भी कितना इक्विवेलेंट बनेगा, 3 ही इक्विवेलेंट बनेगा। ठीक है, क्योंकि सेम इक्विवेलेंट रिएक्ट करते हैं तो सेम इक्विवेलेंट ही बनते हैं। ठीक है, मैंने बताया आपको जितने इक्विवेलेंट जो है रिएक्ट करेंगे उतने इक्विवेलेंट जो है आपस में जो है वो बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट ऑफ QH व्हिच इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट ऑफ KCl। आ रहा समझ में कि नहीं। ठीक है, तो 3 इक्विवेलेंट ही फॉर्म होंगे, और इक्विवेलेंट को हमें नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर देना है ना, वो नॉर्मलिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें पता है ना, वी नो, है ना, ठीक है, कि इक्विवेलेंट ऑफ KCl फॉर्म्ड, है ना, विल बी इक्वल टू व्हाट, इक्विवेलेंट ऑफ, है ना, कितना हमने क्या लिया था हमने यहाँ पे जो है
QH लिया था, है ना, इक्विवेलेंट ऑफ QH रिएक्टेड, उसके बराबर ही होगा। ठीक है, ये हमको पता कितना है, 3 है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट आ गए। अच्छा, इसके इक्विवेलेंट को मैं क्या लिख दूं, क्या मैं इसको n इंटू वी लिख सकता हूँ, n इंटू वी, है ना, इक्विवेलेंट हमारे पास n इंटू वी होता है, तो मेरे पास नॉर्मलिटी आ जाएगी इसका, है ना। तो नॉर्मलिटी कितनी आ गई KCl का, है ना, कितना आ गया मेरे पास जो है 3 डिवाइड बाई वी, है ना। वॉल्यूम क्या है मेरे पास, वही हमने जो है 100, है ना, 40 को 60 में मिक्स किया है, तो 3 डिवाइड बाई कितना आ गया हमारे पास, है ना, 40 प्लस 60, ठीक है, वही 100, है ना, 3 डिवाइड बाई 100, तो कितना आ गया कुल मिला करके 0.03। ठीक है, तो ये होगी मेरे पास क्या, नॉर्मेलिटी ऑफ किसकी हो गई, KCl सॉल्ट फॉर्म, है ना। सो ये होगी हमारे पास नॉर्मेलिटी ऑफ KCl सॉल्ट फॉर्म। अरे आई बात समझ में कि नहीं, ठीक है। और ऊपर वाली जो नॉर्मेलिटी मैंने निकाली थी वो क्या थी, है ना, ये क्या थी, नॉर्मेलिटी ऑफ, है ना, HCl लेफ्ट, नॉर्मेलिटी ऑफ HCl, है ना, लेफ्ट, है ना, लेफ्ट अनरिएक्टेड, ठीक है। आया समझ में, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को भी किसी तरह का कोई भी दिक्कत, ठीक है। तो आई होप सभी जो है इस तरह से जो है कर सकते हैं, ठीक है। और इसका बहुत ज्यादा यूज होता है बेटा रेडॉक्स जो है रिएक्शंस के अंदर। ये मैंने एसिड बेस का टाइट्रेशन करके दिखाया, है ना, एसिड बेस के टाइट्रेशन में मैंने इसको यूज किया है। एक तरीके से एसिड में बेस को डालने मतलब टाइट्रेशन हो रहा है, तो उसको टाइट्रेशन रिएक्शंस में बहुत ज्यादा यूज करते हैं ना। आपकी जो रेडॉक्स रिएक्शंस हैं, है ना, रेडॉक्स टाइट्रेशंस हैं, वहां पे बहुत ज्यादा इसका यूज होता है ना, कि हमने जो है एक का जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट लिया, उसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डाला, तो बताओ वो कितना रिएक्ट किया, तो उतना ही रिएक्ट करेगा जितने की दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट जो है आपस में क्या हो, इक्वल हो जाए, ठीक है। तो वहां भी इसका जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस जेई के लेवल पे, है ना, और मेंस के लेवल पे, नीट के लेवल पे और मेंस के लेवल पे तो उतने है जो है ज्यादा हैवी क्वेश्चन आते नहीं है, बट हाँ एडवांस के लेवल पे काफी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो वो आपको जो है बहुत ईजी हो जाता है, अगर आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को जो जानते हैं तो सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होता है। चलिए ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू एवरीवन।